हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो है हमारा सेशन है, इसमें हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में और इस कंसेप्ट को डेवलप करने में जो मैक्स वेबर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में हम बात करेंगे और क्रिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इज राइज एंड ग्रोथ। वी आर कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ओके। सो द वेरी फर्स्ट इज राइज एंड ग्रोथ। ये जो टर्म थी, ठीक है, इसको सबसे पहले किसी ने कॉइन किया था। इसको कॉइन किया था विंसेंट डिगोर्ने ने। इसको कॉइन किया था। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे और कब किया था इन्होंने? 1745 में। ओके। ही स्टेटेड वी हैव एन इलनेस इन फ्रांस विच बिड्स फेयर टू प्ले हैवोक विद अस। तो इन्होंने इसको एक बीमारी बताया, ठीक है, जो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका एक ग्रेट इम्पैक्ट रहेगा लोगों के ऊपर। तो इस तरह से एक ये नेगेटिव उस टाइम पे एक इन्होंने कंसेप्ट दिस इलनेस इज कॉल्ड ब्यूरोमेनिया। इन फ्रेंच द वर्ड ब्यूरो मीन्स अ डेस्क। ओके, तो ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने फ्रेंच में जो ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क। ओके। सो द टर्म ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ड्स ऑफ एफ एम मार्क्स, जो एफ एम मार्क्स हैं, इन्होंने कब यूज किया? विच वाज यूज्ड इन फ्रेंच फॉर्म ब्यूरोक्रेटिक बाय ए फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इन 18th century टू रेफर टू गवर्नमेंट इन ऑपरेशन spread to to Germany during the 19th century as bureaucratic and has since found its way into English and many other languages. ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं जो ये टर्म थी ब्यूरोक्रेसी कैसे डेवलप हुई। ठीक है। और नेक्स्ट है थॉम्स कार्लाइल डिस्क्राइब्ड द स्प्रेड ऑफ दिस टर्म एज द कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस। ठीक है। तो जो ये टर्म स्प्रेड हुई फ्रांस से जर्मनी, तो इस चीज को उन्होंने एक कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस बोला, थॉमस कार्लाइल ने। ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट में कि कॉन्टिनेंटल न्यूसेंस किसने बोला था इसको? तो थॉमस कार्लाइल ने। ओके। सो द नेक्स्ट इज the classical writings on bureaucracy came from Karl Marx, Max Weber, Robert Michels, and Gaetano Mosca. However, the systematic study of bureaucracy began with Max Weber, द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। तो जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आएगी, कहीं ना कहीं मैक्स वेबर का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी सिग्निफिकेंट था। ओके। आगे अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ब्यूरोक्रेसी लाइक द स्टेट इटसेल्फ इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द डोमिनेंट क्लास एक्सरसाइज इट्स डोमिनेशन ओवर अदर सोशल क्लासेस। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक इट्स लाइक अ स्टेट। जो डोमिनेंट क्लास है वो अदर क्लासेस को के ऊपर एक पावर को डोमिनेट करती है। एक डोमिनेंट क्लास है वो डोमिनेट करती है अदर सोशल क्लासेस को। ओके। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक द इंटरेस्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर क्लोजली लिंक्ड टू दोज ऑफ डोमिनेंट क्लास एंड द स्टेट। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन लिंक है वो डोमिनेंट क्लास से है और स्टेट से है। ओके। रॉबर्ट माइकल्स इन हिज बुक पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो कहीं ना कहीं ये बुक्स आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें बुक्स काफी पूछते हैं। ठीक है। तो जो माइकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज जो बुक है वो लिखी थी रॉबर्ट माइकल ने। ओके। और क्या कौन सा कंसेप्ट दिया था इसमें? इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट इसमें दिया था। आगे जो नेक्स्ट बुक इसमें है, Gaetano Mosca in his book The Ruling Class classified the political system into two categories, feudal and bureaucratic। तो इस बुक के अंदर इन्होंने बताया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दो तरह का बताया इन्होंने, फ्यूडल और ब्यूरोक्रेटिक। ही सेड दैट द ब्यूरोक्रेसी इज बेसिक टू गवर्नेंस ऑफ बिग बिग एम्पायर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मैक्स वेबर ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है। मैक्स वेबर who holds a unique position in a galaxy of administrative political thinkers who attempted to explain the concept of bureaucracy. In fact, the first scientific treatment of bureaucracy came from his writings। तो जो मैक्स वेबर की जो राइटिंग्स है उनके अंदर ही जो इसकी साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं मैक्स वेबर की ही राइटिंग में हमारे को देखने को मिलता है। ओके। हिज नेम बिकम्स सिनोनिमस विद ब्यूरोक्रेसी। तो ये काफी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। Max Weber called his formulation of bureaucracy as ideal type. The ideal type is a mental map. In its
conceptual purity, this mental construct cannot be found empirically anywhere in reality, thus it is called a utopia. So next हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के बारे में. ओके, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के बारे में. According to Weber, authority is synonymous to authoritarian power of command, and he called it domination. He stated that all administration means domination. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मैक्स वेबर है उन्होंने अथॉरिटी को एक सिनोनिमस बताया, किसके समान बताया कि डोमिनेट करना किसी के ऊपर. ठीक है, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन डोमिनेशन, मतलब पावर को एक्सरसाइज करना. एडमिनिस्ट्रेशन मीन एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना. ओके, Reinhard Bendix in his book Max Weber An Intellectual Portrait summarized the components of authority as identified by Max Weber. तो जो ये बुक है रेनहार्ड बेंडिक्स की, मैक्स वेबर एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट, तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि ये बुक किसने लिखी है. ये रेनहार्ड बेंडिक्स ने ये बुक लिखी है, मैक्स वेबर एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट. और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बताए हैं, अथॉरिटी के कंपोनेंट्स जो मैक्स वेबर ने आइडेंटिफाई किए थे. तो ये हैं एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु रूल, एन जो रूल करता है, कोई भी इंडिविजुअल है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है. एन इंडिविजुअल और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रूल्ड, जिनको रूल किया जाता है. द विल ऑफ रूलर्स टू इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द रूल्ड एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट विल और कमांड. एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ कमांड, उसके एविडेंस क्या क्या हैं. ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ दैट इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस विद विच द रूल्ड ओबे द कमांड. ठीक है, वो एविडेंस मतलब वो उनकी कमांड्स या उनके वो काम जिससे ये साबित होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो जिनको वो रूल कर रहे थे वो उनकी बातों को मान रहे थे. सब्जेक्टिव एक्सेप्टेंस विद विच द रूल्ड ओबे द कमांड, कि उनकी कमांड को मानना जा रहा था. ठीक है, सो इन्होंने बेसिकली तीन टाइप के इन्होंने अथॉरिटी को बताया. Three pure types of legislative authority are based respectively on three bases of legitimacy. ट्रेडिशनल अथॉरिटी में यही था कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, ठीक है, वो और राजा का बेटा फिर राजा बनता था. ठीक है, तो उस हिसाब से जो वो पावर को, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते थे. ठीक है, पहले राजा होता था, फिर राजा का बेटा जनता के ऊपर राज करता था, फिर उसका. तो इस तरह से ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक बिलीफ सिस्टम, और लोग भी राजा को ही ऐसा मानते थे कि हाँ भाई हमारा सब कुछ है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेबर दिस अथॉरिटी रेस्ट ऑन एस्टेब्लिश्ड बिलीफ in the sanctity of immemorial traditions and the legitimacy of the status of those exercising authority under them. तो इसके अंदर भी यही बात है कि जो लोग थे वो कहीं ना कहीं राजा को ही अपना सर्वस्व मानते थे, सब कुछ मानते थे, और राजा जो था वो जनता के ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता था. ठीक है, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में यही है. Charismatic authority, the term charismatic literally means the gift of God grace. According to Weber, the authority rests on devotion to specific and exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual and of the normative pattern or orders revealed or ordained by them. तो इसके अंदर charismatic authority में ये है कि किसी शख्स के अंदर कुछ ऐसी उसकी पर्सनैलिटी है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कि एक पर्सन के अंदर कुछ अलग से कुछ एक लोगों को एक वो कहते हैं ना क्राउड पुलर. ठीक है, कि लोग उसकी स्पीच को सुनते हैं, कहीं ना कहीं एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जैसे मोदी जी हैं, उनका जो लेक्चर वो जब देते हैं तो लोग कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस में मतलब आ जाते हैं लोग उनके. ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रिज्मेटिक अथॉरिटी यही है कि एक जो व्यक्ति का क्रिज्मा है, और ठीक है वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पलरी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है लोगों के ऊपर. ठीक है, दस द रूलर अंडर दिस सिस्टम possess the supernatural qualities and is obeyed by virtue of personal trust in him and his रिवेल्युएशन. तो वही चीज़ है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया. कई लोग मतलब लोगों का एक विश्वास हो जाता है कि हाँ जैसे अभी कि हाँ मोदी जी जो भी करेंगे सही करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, एक पर्सनल ट्रस्ट हो जाता है लोगों का कि ये जो भी करेंगे सही करेंगे. तो इस तरह की अथॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है.
तो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अंडर द charismatic authority system consist of follower who are given position on basis of their charismatic qualities and their personal devotion to the leader. नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। लीगल रैशनल अथॉरिटी के अंदर ये है कोई ना कोई लॉ है या फिर कोई ऐसा कोई ऑर्डिनेंस है, मतलब जिससे जहाँ से पावर डिराइव करता है जो भी रूलर है, वो कहीं ना कहीं जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है जो जो प्राइम मिनिस्टर की उसके अंदर ड्यूटियां डिफाइंड की गई हैं, ओके। तो वो चीज है। अकॉर्डिंग टू वेबर दिस अथॉरिटी रेस्ट ऑन अ बिलीफ इन द लीगैलिटी ऑफ पैटर्न्स और नॉर्मेटिव रूल्स एंड दोज ऑफ राइट ऑफ दोज एलिवेटेड टू अथॉरिटी अंडर सच रूल्स टू इश्यू कमांड्स, ठीक है। तो आपने कहीं जैसे कोई डीसी वगैरह ऑर्डर निकालते हैं तो उसके अंदर वही लिखते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ द रूल कन्फर्ड पावर टू मी, कुछ ऐसा है उसके अंदर लिखा लिखा मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनको कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन ऐसी है जो उनको इस तरह ऐसे पावर देती है टू लोगों के ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सो ये उस टाइप की अथॉरिटी है जहां किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या फिर एक पर्टिकुलर लॉ से वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द लीगल रैशनल अथॉरिटी डिपेंड अपॉन 5 रिलेटेड बिलीफ्स, दीज आर समराइज्ड बाय मार्टिन एल्ब्रो एज फॉलो। A legal code can be established which can claim obedience from members of the organization. Administration looks after the interest of organization within the limit of law, which is a system of abstract rules and are applied to particular class. The man exercise authority also obey this personal order. So ये कुछ ऐसे beliefs हैं, these are some beliefs जिनके ऊपर जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है वो डिपेंड करती है, ओके। The administrative staff under the legal rationality system consists of bureaucracy. In terms, bureaucracy forms the kernel of the administrative system under the legal rational authority system. According to Weber, only the head of a bureaucratic organization occupy his position by virtue of the appropriation by election or having been designated for succession. तो कहीं ना कहीं वेबर ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो जो पोजीशन है कोई भी हेड है, इसमें लिख रहे हैं ओनली द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाई हिज पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ एप्रोप्रिएशन, बाय किसी इलेक्शन से या फिर कोई डेजिग्नेटेड सक्सेशन के द्वारा अपनी जो पोजीशन है उसको वो अचीव करता है। द होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अंडर द सुप्रीम अथॉरिटी देन कंसिस्ट ऑफ अपॉइंटेड इंडिविजुअल ऑफिशियल्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये हमने अथॉरिटी की बात करी, 3 टाइप की अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, charismatic authority एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वही राजा का बेटा राजा बनेगा। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी की उसके अंदर एक अलग से कुछ एक्सेप्शनल या फिर उसके अंदर क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो अपनी लोगों के ऊपर अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। और थर्ड है कि लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसमें वो कोई रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कोई प्रावधान ऐसा है जिसको जिसको यूज करके वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है। सो दिस इज very simple. So the very first point in characteristics of bureaucracy is the bureaucrats are subject to authority only in official capacities, they are personally free। ठीक है, जो ये अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे वो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ही करेंगे और पर्सनली दे आर फ्री, ओके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये डिफाइंड है मैक्स वेबर की बुक जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। द आइडियल टाइप ऑफ रीगल डिजाइन्ड बाय द आइडियल टाइप ऑफ लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी डिजाइन्ड बाय मैक्स वेबर इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज ट्रांसलेटेड बाय टैलकट पार्सन एंड A.M. Henderson in 1947 हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस बुक के अंदर डिफाइंड है, मैक्स वेबर की ये बुक है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज यही है कि ऑफिशियल कैपेसिटीज में ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड है कि एक हायरार्की होगी, ठीक है, जैसे किसी भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किसी भी ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे एक हायरार्की होगी। अगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पे हायरार्कीज हैं लाइक DGP, ADGP, IG,
ओके, डीआईजी, एसपी, तो ऐसे एक हायरार्की है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सीनियर ऑफिसर है वो अपने जो जो उसका जूनियर है उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल करता है, वो डायरेक्शन देता है उसको, ठीक है। ईच लोअर ऑफिस इज अंडर कंट्रोल एंड सुपरवाइजन ऑफ द हायर वन। तो जो आईजी ऑफिस है वो किसको सुपरवाइज करेगा, वो एसपी ऑफिस को सुपरवाइज करेगा। तो कहीं ना कहीं जो डीजीपी ऑफिस है वो आईजी ऑफिस को के ऊपर पावर को एक्सरसाइज करेगा, उनको मतलब सुपरविजन सुपरविजन करेगा, ठीक है। जो डीजी ऑफिस की पावर ज्यादा पावर्स होगी, आईजी के पास थोड़ी उससे कम होगी और एसपी के पास उससे कम होगी। तो काइंड ऑफ की एक वहां पे हायरार्की है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच ऑफिस हैज अ क्लियरली डिफाइंड स्पेयर ऑफ अ कॉम्पिटेंस इन लीगल सेंस। इसका मतलब यही है कि जो एक ऑफिस है, जैसे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, ठीक है, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो ऑफिशियल है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर हम बात करें जैसे एसपी नोएडा की हम बात करें तो वो नोएडा के अंदर ही अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पे पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ का एसपी ही वहाँ का उनकी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्लियरली एक बाउंड्री है, जिस जिस बाउंड्री के अंदर ही वो एक स्पेयर है जिसके अंदर वो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज the office is filled by a free contractual relationship. Thus in principle there is free selection. The officials are selected on basis of technical qualification पे उनको select किया जाता है। लाइक जो IAS IPS वगैरह हैं उनको उनके लिए एक एग्जामिनेशन बेस पे टेस्ट किया जाता है। दिस इज टेस्टेड बाय एग्जामिनेशन और गारंटेड बाय डिप्लोमाज सर्टिफाइंग टेक्निकल ट्रेनिंग और बोथ दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जैसे जो IAS IPS जो सेंट्रल जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है। और कहीं पे क्या होता है कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे जो IRS वगैरह है या फिर अदर जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे एक मतलब जो अदर सर्विसेज है वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैटर करती है। ओके, सो इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सो द ऑफिशियल्स आर रिन्यूमरेटेड बाय फिक्स्ड सैलरीज एंड यूजुअली हैव द राइट टू पेंशन, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको उनको सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रेड पे हैं, ठीक है। उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके जो ग्रेड पे हैं उनके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। और पेंशन का भी सिस्टम है, जैसे अभी सरकार ने यूपीएस सिस्टम है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को अनाउंस किया है। उससे पहले एनपीएस सिस्टम है, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये पेंशन के भी कहीं ना कहीं वो हकदार हैं। द ऑफिशियल इज ऑलवेज फ्री टू रिजाइन, वो रिजाइन कर सकता है, एंड हिज अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एम्प्लॉइंग अथॉरिटी अंडर सर्टेन सरकमस्टांसेस। तो कहीं कहीं ना कहीं वीआरएस वगैरह का जो सिस्टम है वॉलेंटरली रिजाइन का, और अगर वो कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटीज है, मल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सर्विस है उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो काफी तरह की पनिशमेंट्स हैं, लाइक सस्पेंशन एंड सेंसोर एंड ऑल these things. So the salary scale is primarily graded according to his rank in the hierarchy. वही एसपी का एक अलग ग्रेड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। बट इन एडिशन टू दिस क्राइटेरिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोजीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट may be taken into account. The office is treated as the sole occupation of the incumbent. जो भी ऑफिसर है, ठीक है, उस ये माना जाता है कि वो उसका एक सोल प्रोफेशन है, मतलब वो इसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता। ओके, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो नहीं कर सकता कुछ भी उससे अलग। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कैरियर विद सिस्टम। तो प्रमोशन का सिस्टम भी है इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं सेनियोरिटी बेसिस पे होता है या फिर टेस्ट वगैरह डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिनके बेस पे उनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। द ऑफिशियल वर्क एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ हिज पोजीशन। तो इसमें यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो चीजें हैं, ठीक है, उनको वो पर्सनल कैपेसिटी के लिए यूज नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं उसकी ऑफिशियल वर्क के लिए ही यूज कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, अथॉरिटी है उसको। ही इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन का भी है इसके अंदर। अगर वो उस डिसिप्लिन से जो जो भी नॉर्म्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनसे अगर वो डेविएट होता है तो कहीं ना कहीं
डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है ऑफिशियल्स को के ऑफिशियल्स के ऊपर। ओके, सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन सब के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोहित भट्टाचार्य डिड्यूस्ड अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल properties and another set of behavioral characteristics of bureaucracy from the Weberian formulation। तो जो मैक्स वेबर है उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था। एक तो जिसमें थी डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रोल स्पेसिफिसिटी while the latter includes rationality, impersonality, rule orientation and neutrality। तो ये जो 4 जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 4, ये दी है मोहित भट्टाचार्य ने, और मैक्स वेबर ने सिर्फ ये दी थी डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रोल स्पेसिफिसिटी। तो ये दी थी मैक्स वेबर ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करें it is also superior in intensive efficiency as well as in scope of operations. He stated bureaucracy also emphasized that the people once ruled by monopolistic bureaucracy can never think of any other alternative form of bureaucracy to some bureaucracy। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो मैक्स वेबर ने यही बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट रैशनल, सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म एंड इंडिस्पेंसिबल एंड परमानेंट। तो इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बताया, रैशनल बताया, और किसी अदर बाकी सारी जो फॉर्म्स हैं उनसे सुपीरियर बताया, और परमानेंट इसको बताया। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा मैक्स वेबर ने जो एक्सप्लेन किया ब्यूरोक्रेसी के कंसेप्ट को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, और जो क्रिटिक्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, काफी जैसे टेलकोट पार्सन ने क्या क्या इसके बारे में बोला, फिलिप सेल्जिक, एल्विन गोल्डनर, इनने क्या क्या इसको, रॉबर्ट के मोर्टन, काफी सारे जो ये थिंकर्स हैं, इन्होंने क्या क्या क्रिटिक्स, इन्होंने क्या क्या कटाक्स किए जो इसकी जो थ्योरी थी मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो इट्स फॉर टुडे, एंड प्लीज do like, share and subscribe the channel. You can also follow me on Telegram at t.me/hers classes IND। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशंस, प्लीज डू कम्युनिकेट टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर।